बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 2। आज के लेक्चर में हम बाब 2 के मुख्तसर सवालात को हल करना शुरू करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पहले 4 मुख्तसर सवालात के जवाबात को समझेंगे, उनको सीखेंगे। तो आए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मुख्तसर सवालात शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कैथोड रेस पर चार्ज की नोयत क्या है। तो एक एक करके इनके जवाब देखते हैं कि कैसे इनको हल किया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर पहले सवाल को हल करते हैं। हमने कैथोड रेस पर चार्ज की नोयत बतानी है। चार्ज की नोयत, आपने बाब 2 के आगाज़ में कैथोड रेस की दरियाफ्त के बारे में पढ़ा कि सर विलियम क्रुक्स ने जब ये तजर्बा किया 1879 के अंदर, तो इस तजर्बे की रोशनी में एक डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बा था, जिसकी रोशनी में उन्होंने कैथोड रेस को दरियाफ्त किया और कैथोड रेस के बारे में उन्होंने कुछ अहम खसूसियात भी बयान की, और जिसमें से एक खसूसियत कैथोड रे के ऊपर मौजूद चार्ज की नोयत थी। तो असल में चार्ज को हम कैसे मालूम करते हैं किसी भी रेडिएशन के ऊपर। असल में वो रेडिएशन जिस ट्यूब के अंदर पैदा हो रही होती है, हम उस ट्यूब के इर्द गिर्द पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट लगा देते हैं। मैं आसान अल्फाजों में अगर कहूँ तो हम उस ट्यूब के गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम अंदर से ट्यूब के अंदर से गुजरने वाली रेडिएशंस के ऊपर बाहर पड़ी हुई इलेक्ट्रिक फील्ड का असर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 2 तरह की प्लेट्स मौजूद होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर कोई रेडिएशन जो ट्यूब के अंदर गुजर रही है, अगर वो अपना झुकाव पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाहिर करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते दौरान, तो इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और अगर वो नेगेटिव प्लेट की तरफ अपना झुकाव जाहिर करती है, तो इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि मुखालिफ चार्जेस ही एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी देखा गया और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी देखा गया। दोनों फील्ड्स के अंदर अलग-अलग इनका झुकाव कैथोड रेस का, वो इस बात का सबूत था कि इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। तो हम इसको लिखेंगे कि कैथोड रेस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकाव देती हैं, जिससे साबित होता है कि इन पर नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ इन रेडिएशंस का झुकाव इनके ऊपर चार्ज की वजाहत करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर झुकाव किस तरफ है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। और अगर ये खुद नेगेटिव होंगी तो ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ अपना झुकाव जाहिर करेंगी, और इस झुकाव से हम इनके चार्ज की नोयत को भी बता सकते हैं। अगर मैं इस बात को डायग्राम की मदद से समझाना चाहूँ, तो ये आपके पास डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर आप एक तजर्बा कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब तजर्बा, जिसमें ये एक कैथोड है, ये एनोड है। कैथोड और एनोड कैसे इनको बोला जाता है, इनको हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है वो कैथोड, और जिसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है वो एनोड कहलाता है। तो ये कैथोड और ये एनोड। तो कैथोड की सतह से कुछ रेडिएशंस खारिज होती हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, करंट देते हैं, तो यहाँ से कुछ रेज निकलती हैं कैथोड की सतह से। अगर मैं इस डिस्चार्ज ट्यूब के गिर्द प्लेट लगा दूँ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दूँ, एक प्लेट ये उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसमें मैं कहता हूँ कि
नेगेटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट इस ट्यूब के गिर्द मैंने ये लगा दी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये रेस जब गुजरेगी ट्यूब में से तो गुजरते दौरान वो अपना झुकाव इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ करेंगी। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनका झुकाव इस बात का सबूत है कि इनके अपने ऊपर चार्ज की नोयत क्या होगी, इनके अपने ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो इस तरह से हम कहते हैं कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स भी कहलाते हैं। दूसरा सवाल है कैथोड रेज के 5 ख़वास बयान करें। दूसरे नंबर पर है कैथोड रेज के ख़वास। तो किन किन खसूसियात की हामिल है कैथोड रेज। असल में कैथोड रेज पैदा होती हैं कैथोड की सतह से। तो कैथोड रेज कैथोड की सतह से अमूदन सराते मुस्तकीम पर चलती हैं। तो हम लिखेंगे कि कैथोड रेज, पहली खसूसियत इसकी, कैथोड रेज कैथोड की सतह से अमूदन ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं। ख़त मुस्तकीम मतलब सीधा रास्ता, सफ़र करती हैं। ख़त मुस्तकीम सीधा रास्ता, किसी जानिब ये मुड़ती नहीं है, बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलती जाती हैं। कैथोड से एनोड की तरफ बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलती हैं। मैंने कहा कैथोड की सतह से अमूदन, मतलब अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये हमारे पास कैथोड की सतह है और यहाँ से जब कैथोड रे निकलेगी तो उसकी जो सिमत होगी वो इस तरह की होगी कि कैथोड की सतह और इस कैथोड रे दोनों के दरमियान में ये जो जाविया बनेगा ये 90 डिग्री का जाविया होगा। तो हम कहेंगे कि ये कैथोड की सतह से अमूदन हरकत कर रही हैं। तो असल में ये कैथोड की सतह से अमूदन ख़त मुस्तकीम में सफ़र करती हैं जो कैथोड रेज़ हैं। दूसरे नंबर पर हम कह सकते हैं, दूसरी खसूसियत की बात करें तो हम लिखेंगे कैथोड रेज़ जिस जिस्म पर पड़ती हैं, जिस जिस्म पर पड़ती हैं उसका दर्जा हरारत बढ़ा देती हैं। जहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज़ हैं वो एनर्जी रखने वाली रेडिएशंस हैं। जिस भी जिस्म के ऊपर, जिस बॉडी के ऊपर ये गिरेंगी उसके दर्जा हरारत को, उसके टेम्परेचर को बढ़ाने का बाइस बनेंगी, जो इस बात का सबूत है कि इनके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। ये एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं जो कैथोड की सतह से खारिज होती हैं। तीसरे नंबर पर कैथोड रेज़ के बारे में हम मज़ीद कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव प्लेट की तरफ इनका झुकाव साबित करता है कि ये रेज़ नेगेटिव चार्ज रखती हैं। तो चार्ज की नोयत में भी हमने ये बात पढ़ी थी पहले सवाल के अंदर कि जब ये कैथोड की सतह से निकलती हैं और अगर हम इनके रास्ते के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाती हैं, जो इस बात को जाहिर करता है कि इनके अपने ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुकाव जाहिर कर रहा है नेगेटिव चार्ज को। तो ये भी एक खासियत है पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक जाना इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरते हुए कैथोड रेज़ की। एक और ख़ासियत इसकी पढ़ते हैं, जे थॉमसन
थॉमसन ने इनकी चार्ज मास निस्बत को पहली बार मालूम किया। इनकी चार्ज मास निस्बत सबसे पहले जोसेफ जेम्स थॉमसन ने मालूम की, जिसको हम E तक़सीम ME/M के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इनका मास और इनके ऊपर चार्ज की जो ये निस्बत है वो जे थॉमसन ने मालूम की कैथोड रेस के लिए। एक और ख़ास की बात करते हैं, एक और ख़ुसूसियत की बात करते हैं कैथोड रेस की। कैथोड रेस जब किसी गैर शफाफ जिस्म से टकराती हैं तो उसका साया बना देती हैं। तो कैथोड रेस जब ये किसी गैर शफाफ बॉडी के साथ जाकर टकराती हैं, किसी गैर शफाफ जिस्म के ऊपर जाकर टकराती हैं, तो उनमें से गुज़र नहीं पाती वज़न या मास उस जिस्म का ज़्यादा होने की वजह से, जिसकी वजह से ये उसका क्या बना देती हैं, साया। तो किसी जिस्म का साया बना देना भी इस बात की तरफ इशारा है कि ये ख़त मुस्तकीम में या सिरात मुस्तकीम में सफ़र करती हैं कैथोड रेस। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, फास्फोरस आयन का एटॉमिक सिंबल आपके सामने लिखा हुआ है। हमने क्या चीज़ें बतानी है? तीसरे सवाल के मुताबिक हमने बताना है कि ये जो फास्फोरस आयन हमारे पास मौजूद है, इसमें कितने प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। पहली बात, हमने इसका नाम भी बताना है इस आयन का। हमने इसकी कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की डायग्राम भी बनानी है, और साथ ही साथ इस आयन के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, हमने ये भी बताना है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सी नोबल गैस ऐसी है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल इस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के तरह होगी। तो सब एक एक करके सबके जवाब देखते हैं। तो सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं हम, जिसमें हमें बताया गया है कि जो फास्फोरस आयन है, फास्फोरस आयन, इसका एटॉमिक सिंबल, फास्फोरस आयन का एटॉमिक सिंबल ये हमें बता दिया गया है कि ये क्या है, P एक तरफ 15, एक तरफ 31 और इधर 3 नेगेटिव, ये लिखा हुआ है। मैं जानता हूँ किसी भी एलिमेंट को जाहिर करने के लिए हम उसके सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, तो फास्फोरस को जाहिर करने के लिए उसके सिंबल का इस्तेमाल किया जाएगा। आपने बाब नंबर 1 के अंदर बड़ी तफसील के साथ पढ़ा कि एटॉमिक नंबर या मास नंबर ये किसी भी एलिमेंट की अहम खसूसियात होती हैं। एटॉमिक नंबर किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉन्स की तादाद है, और एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होंगे उसके न्यूक्लियस के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। फिर आपने ये पढ़ा किसी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की मजमूई तादाद को हम मास नंबर के नाम से जानते हैं। आपने ये पढ़ा कि एटॉमिक नंबर को हम एटम के सिंबल के साथ किस तरह से जाहिर करते हैं। तो किसी भी एटम के सिंबल पर निचले बाएं कॉर्नर के अंदर, निचले बाएं कोने के अंदर हम किसको जाहिर करते हैं, एटॉमिक नंबर को, जबकि किसी भी एटम के सिंबल के ऊपर वाले बाएं कोने के ऊपर हम जाहिर करते हैं एटॉमिक मास को, जिसको मास नंबर भी बोला जाता है। और किसी भी एटम के सिंबल के ऊपर वाले दाएं कोने के ऊपर हम जाहिर करते हैं चार्ज को, कि उसके ऊपर चार्ज कितना है। और किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के हासिल करने या इलेक्ट्रॉन के खारिज करने की बुनियाद के ऊपर होता है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है तो जितने इलेक्ट्रॉन हासिल करता है उतना ही नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, और एक एटम जितने ही इलेक्ट्रॉन खारिज करता है उसके ऊपर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। तो चार्ज को हम जाहिर करते हैं किसी भी एटम के सिंबल के ऊपर वाले दाएं कॉर्नर के ऊपर। तो ज़रा यहाँ पे देखें,
ये फास्फोरस आयन का सिंबल बनाया गया है, जिसमें नीचे वाले बाएं कॉर्नर के ऊपर एटॉमिक नंबर को जाहिर किया गया, ऊपर वाले बाएं कोने के ऊपर मास नंबर को जाहिर किया गया, जबकि ऊपर वाले दाएं कोने के अंदर ये चार्ज को जाहिर किया गया। और चार्ज असल में हमें क्या बताता है कि किसी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन हासिल किए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। मतलब अगर ये पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन खारिज किए होंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन हासिल किए होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इसकी मदद से ये पहला जुज़ इसका करते हैं। ये जुज़ जो है हमने बताना है कि ये जो आयन हमारे पास मौजूद है, इस आयन में कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। 3 बातें हमने बतानी हैं। तो सबसे पहले प्रोटॉन्स की तादाद बताते हैं इसमें कि कितने प्रोटॉन्स मौजूद होंगे। प्रोटॉन्स असल में किसको ज़ाहिर करता है, एटॉमिक नंबर को, और एटॉमिक नंबर को हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल Z के साथ। और एटॉमिक नंबर को कहाँ पे लिखा जाता है, किसी भी एलिमेंट के निचले बाएं कोने के ऊपर। और यहाँ पे निचले बाएं कोने में क्या लिखा गया है, 15। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर 15 है। 15 एटॉमिक नंबर से मुराद इसमें प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 15। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, मैं जानता हूँ किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद उतनी ही होती है जितनी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद होती है। लेकिन न्यूट्रल एटम की बात करते हैं हम। अगर किसी एटम के ऊपर चार्ज भी है तो फिर हमें मुकम्मल या टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकालने के लिए उस चार्ज को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है। अगर आप इसमें प्रोटॉन की तादाद देखें तो 15 है। अगर तो इस एटम के ऊपर चार्ज कोई ना होता फास्फोरस के ऊपर, तो इसका मतलब ये था कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भी। तो 15 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलते अगर इसके ऊपर चार्ज ना होता। अब चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की तादाद प्रोटॉन के बराबर नहीं है। अब ये किसके ऊपर मुनहसिर है, ये मुनहसिर है, ये देखा जाए कि चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो चार्ज की वैल्यू है -3 इसका। और नेगेटिव चार्ज तब आता है जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। 1 हासिल करेगा तो -1, 2 करेगा तो -2, 3 इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा तो -3। अगर तो चार्ज ना होता तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थे 15। अब -3 है, इसका मतलब कि 15 से मज़ीद 3 इलेक्ट्रॉन और हासिल किए हुए हैं। तो 15 तो वैसे ही, और 3 चार्ज की बुनियाद के ऊपर हम मज़ीद इसमें दाखिल करवाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी निकलेगी, 18। इसका मतलब फास्फोरस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। तीसरे नंबर पर हम बताते हैं न्यूट्रॉन्स की तादाद। न्यूट्रॉन्स की तादाद निकालने का एक आसान सा फार्मूला आपने बाब नंबर 1 के अंदर सीखा था कि अगर हम किसी भी एटम के एटॉमिक मास में से, जिसको मास नंबर भी कहते हैं, मनफी कर दें एटॉमिक नंबर को, तो मेरे पास न्यूट्रॉन की तादाद आ जाएगी। अगर मैं किस में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को मनफी कर दूं तो मेरे पास न्यूट्रॉन की तादाद निकल आती है। तो अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास कितना है, 31। एटॉमिक नंबर कितना है, 15। अगर मैं 31 में से 15 निकाल दूं तो मेरे पास पीछे जवाब क्या बचता है, 16। तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, 16 न्यूट्रॉन्स मौजूद होंगे इस फास्फोरस आयन के अंदर। ये हमने पहला जुज़ मुकम्मल कर दी है। हमने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स तीनों की तादाद बता दी है इस एटॉमिक सिंबल का इस्तेमाल करते हुए। दूसरा जुज़ था आयन का नाम क्या है। तो उसने सवाल के अंदर ही इस आयन का नाम भी बताया हुआ है, फास्फोरस आयन। ये पहला जुज़ था, ये हमने हल कर लिया। दूसरा जुज़ हमने क्या बताना है, इसका नाम बताना है। तो इसका नाम है फास्फोरस आयन। तीसरे नंबर पर तीसरे जुज़ की बात करते हैं। हमने आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसकी डायग्राम भी बनानी है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक इसकी डायग्राम बनाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, असल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए हमें पता होना चाहिए किसी भी एटम के अंदर या आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद पता होनी चाहिए, और वो हम जानते हैं कि कितनी है, 18। फास्फोरस आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। अगर इसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएं तो मैं जानता हूँ कि ये न्यूक्लियस के गिर्द पहला शेल जो कि K कहलाता है, दूसरा जो L कहलाता है, तीसरा जो M कहलाता है। तो पहला शेल K शेल, दूसरा L शेल, तीसरा M शेल। मैं जानता हूँ K के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 8
इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा 18 आ सकते हैं अगर उनकी गुंजाइश हो तो। लेकिन इसमें चूंकि टोटल ही 18 हैं, 2 पहले में आ गए, 8 दूसरे में आ गए, 10 पीछे कितने बचे, 8। फिर जाहिर सी बात है वो 8 किस में होंगे, एम शेल के अंदर मौजूद होंगे जी, एम शेल। तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुताबिक फास्फोरस आयन की क्या बना चुके हैं, डायग्राम बना चुके हैं। मैं इसको इस तरह से भी जाहिर कर सकता हूँ कि पहला शेल था के, दूसरा था एल, तीसरा था एम। के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी थी, 2, एल के अंदर 8 और एम के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को इस तरह से भी जाहिर कर दिया है, डायग्राम बनाकर भी जाहिर कर दिया है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखना चाहूँ जिस तरह से उसको लिखा जाता है शेल और सब शेल को जाहिर करते हुए, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को भरते हुए, तो मैं फास्फोरस आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह से लिखूँगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। ये 18 इलेक्ट्रॉन इस तरह से 3p तक इसको मुकम्मल कर देंगे। चौथे जुज की बात करें अगर, तो चौथे जुज के मुताबिक हमने बताना है उस नोबल गैस का नाम बताना है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल इस फास्फोरस आयन जैसी होगी। तो उस नोबल गैस का नाम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे निकाली थी, इलेक्ट्रॉन की तादाद को मद्देनजर रखते हुए। तो इसका मतलब कि वो नोबल गैस जिसमें इलेक्ट्रॉन 18 हो उसकी कन्फिग्रेशन बिल्कुल फास्फोरस आयन जैसी होगी। और 18 इलेक्ट्रॉन रखने वाली नोबल गैस कौन सी होती है, आर्गोन। आर्गोन ही वो नोबल गैस है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसके जैसी होगी, फास्फोरस आयन जैसी होगी। सवाल नंबर 4 है, शेल और सब शेल के अंदर फ़र्क बताएं मिसालों की मदद से। तो जब भी हमने फ़र्क करना है तो फ़र्क करने के लिए हम अपने सफ़े के बिल्कुल दरमियान में एक लाइन लगाते हैं, एक तरफ शेल को लिखेंगे और एक तरफ सब शेल को लिखेंगे और मिसालों की मदद से दोनों में फ़र्क बयान करेंगे। देखते हैं क्या फ़र्क है शेल और सब शेल के अंदर। सबसे पहले तो तारीफ़ लिखते हैं, फिर मिसालें देखेंगे। शेल, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी लेवल्स जिनमें इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं, शेल्स कहलाते हैं। शेल्स कहलाते हैं। तो न्यूक्लियस के गिर्द, किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस एनर्जी लेवल जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के गिर्द गर्दिश करेंगे, उन एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, शेल का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल वगैरह। ये वो मखसूस एनर्जी लेवल है न्यूक्लियस के गिर्द जिन पर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं, शेल कहलाते हैं। अगर मैं इसके बरक्स सब शेल की तारीफ लिखूं तो सब शेल में मैं लिखूंगा, हर शेल मज़ीद सब एनर्जी लेवल्स पर मुश्तमिल होता है। ये सब लेवल्स सब शेल कहलाते हैं। सब शेल कहलाते हैं। अगर हम सब शेल की बात करें तो जैसे कि
एस सब शेल है। इसके अलावा पी सब शेल है। इसके अलावा डी सब शेल है। इसके अलावा एफ सब शेल है। तो ये मुख्तलिफ हर एनर्जी लेवल के अंदर पाए जाने वाले सब एनर्जी लेवल हैं जो सब शेल कहलाते हैं। अगर मैं एक एटम की साख्त बनाऊं तो ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर ये मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स जो कि क्या कहलाते हैं, शेल्स कहलाते हैं। न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल के, उसके बाद एल, उसके बाद एम और उससे अगला एन शेल कहलाता है। हर शेल मज़ीद सब एनर्जी लेवल्स पर मुश्तमिल है और वो एनर्जी लेवल सब एनर्जी लेवल एस, पी, डी और एफ सब शेल के नाम से जाने जाते हैं। असल में इलेक्ट्रॉन इन शेल्स में पाए जाने वाले इन सब शेल्स के अंदर न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने मुख्तलिफ सवालात का आगाज़ करते हुए पहले 4 सवालात को बखूबी समझा है और इनकी प्रैक्टिस भी की है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में भी इनकी तैयारी करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।